Hello everyone. The topic of today's video lecture is amalgamation, absorption and external reconstruction. ये जो टर्म्स हैं अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, बेसिकली ये टर्म्स कंपनीज़ या फर्म्स के केस में एप्लीकेबल होती हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये है क्या? देखो, कई बार क्या होता है, जो कुछ कंपनीज़ हैं आपस में कट थ्रोट कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए वो मिल जाती हैं। मतलब वो और ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर लेती हैं। जैसे पहले अगर वो सिमिलर नेचर की कंपनीज़ हैं, एक ही तरह का बिज़नेस है, लेकिन पहले उनके बीच में कंपटीशन था। अगर वो दोनों मिल जाएं, दोनों अगर मर्ज हो जाएं, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उनका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी कैपेसिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसीलिए कंपनी में अमलगमेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है कंपनीज़ का। तो अलग अलग ये टर्म्स हैं, अलग अलग इसके अंदर अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ केसेस में तो दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन जाती हैं, और कुछ केसेस में क्या होता है कि एक कंपनी जो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो एक ऐसी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है जो बड़ी वीक कंपनी है, उसके फिनेंशियल सोर्सेज अच्छे नहीं हैं, तो वो एक केस हो सकता है। या फिर एक कंपनी खुद का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। तो रिकंस्ट्रक्शन कई तरह के से हो सकता है। जैसे पहले कंपनी, किसी नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर नहीं करती है, रादर कंपनी खुद को ही रिकंस्ट्रक्ट करती है, खुद का ही रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शंस के मीनिंग क्लियर करूँगी। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अमलगमेशन की। तो अमलगमेशन बेसिकली क्या है? अमलगमेशन हम किसे कहते हैं? अमलगमेशन बेसिकली is the combination of two or more companies into a new entity by combining the assets and liabilities of both entities into one. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अमलगमेशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिल जाती हैं, उनकी एसेट्स लाइबिलिटी कंबाइंड हो जाती हैं और एक नई एंटिटी बन जाती हैं, एक नई एंटिटी बन जाती हैं। द ट्रांसफरर, इसमें दो तरह की कंपनीज होती हैं, वन इज़ ट्रांसफरर कंपनी एंड अनदर इज़ ट्रांसफरेरी कंपनी। देन अगर हम ट्रांसफरर कंपनी की बात करें, इट इज़ दैट कंपनी विच इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द स्ट्रोंगर। तो ये वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ट्रांसफरेरी कंपनी लीडिंग टू एन एंटिटी विद ए स्ट्रोंगर कस्टमर, ठीक है, जिसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एसेट्स है उसके पास, तो इसको हम ट्रांसफरेरी कंपनी बोलते हैं, जो किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं। तो इस सिचुएशन को हम अमलगमेशन बोलते हैं कि दो कंपनीज जो हैं वो मिल जाती हैं और एक नई कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट होती हैं। लाइक अगर दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड हैं, बी लिमिटेड हैं, तो दोनों कंपनी अगर डिसॉल्व हो जाती हैं और उनकी जो उनको इनके बिजनेस को एक नई कंपनी जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, जैसे अगर सी है, तो उसको टेक ओवर कर लेती हैं। अमलगमेशन बेसिकली इसमें इसके फीचर्स क्या हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज आर लिक्विडेटेड। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात हो रही है कि पहले से एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं और उनका लिक्विडेशन हो जाता है, और अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनीज। जो ये कंपनीज लिक्विडेट हो रही हैं, तो इनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती हैं। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इज सिमिलर, कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके बिजनेस का नेचर सेम रहेगा, सेम तरह का बिजनेस वो कर रहे होंगे। लिक्विडेटिंग कंपनीज आर कोल्ड वेंडर कंपनीज एंड द न्यू कंपनी इज कोल्ड परचेजिंग कंपनी। जनरली परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के जो अब उनको पे कैसे किया जाएगा, उनको परचेज कंसिडरेशन पे कैसे किया जाएगा? नॉर्मली केसेस में उनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं, परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, और इस तरह से उनके परचेज कंसिडरेशन को पे किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज कि टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज का होना ज़रूरी है और उनका लिक्विडेशन हो रहा है, उनका वाइंड अप हो रहा है। तो ये हैं फीचर्स ऑफ
अमलगमेशन। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये अमलगमेशन से अलग है। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अंडर विच एन एग्जिस्टिंग लार्ज कंपनी परचेजेस द बिजनेस ऑफ अनदर स्मॉल कंपनी और कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस। तो इसके अंदर एक बड़ी कंपनी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो किसी और कंपनी के बिजनेस को परचेज कर लेती है विच इज स्मॉलर देन द परचेजिंग कंपनी। In other words, when an existing company take over the business of one or more existing companies carrying similar business, it is called absorption। जब उन कंपनीज के बिजनेस को एक बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेती हैं जो सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। अमलगमेशन इज द लीगल प्रोसेस इन विच two or more companies combine themselves to form a new company। तो दो या दो से ज़्यादा कंपनी कंबाइंड हो रही है और एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, इज व्हेन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उन कंपनीज को टेक ओवर कर लेती हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम अमलगमेशन की बात करें तो ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड ये दोनों मिल रहे हैं, और देखो दोनों में जो ये सर्कल से क्लियर हो रहा है ये सर्कल सिमिलर साइज के हैं, तो दोनों एक जैसी कंपनीज हैं, तो दोनों मिलकर एक बड़ी कंपनी बन रही है। तो यहाँ पर जो साइज है वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ए बी लिमिटेड कंपनी बन रही है। तो ये सिचुएशन अमलगमेशन की होती है। ये एक नई कंपनी की फॉर्मेशन है, ये ए कंपनी थी, ये बी थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ए बी लिमिटेड कंपनी बनी। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वह यहाँ पर भी आपको दो कंपनी शो हो रही हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि जो ए लिमिटेड है दैट इज स्मॉलर देन बी लिमिटेड, छोटी कंपनी है, उसके सोर्सेज कम होंगे, उसके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं वो कम होंगी। बी लिमिटेड इज स्ट्रॉन्गर देन ए लिमिटेड। अब क्या हो रहा है कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। जब दोनों का मर्ज हो रहा है तो वहाँ पर एक बड़ी कंपनी बन रही है, और बड़ी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी ही है, वो बी लिमिटेड ही है, तो कोई नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस आप कैसे कह सकते हो, अमलगमेशन में तो एक न्यू कंपनी बन जाती हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में एग्जिस्टिंग कंपनी ही कैरी ऑन करती है, और वो एक छोटी कंपनी को एक स्मॉलर कंपनी या कंपनीज को वो टेक ओवर कर लेती हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन इज एन एक्सरसाइज ऑफ रीस्टेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, अपनी एसेट अपनी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा रीस्टेट करती है, दोबारा उसकी वैल्यू को शो करती हैं। Entity whose financial position as reflected by its balance sheet is not healthy but future is promising। देखो ये कंपनीज कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो रिकंस्ट्रक्शन को ऑप्ट करती हैं, जिनके बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन को शो नहीं कर रही है, उस तरफ फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा है। ठीक है, हमें पता है कि जो फिक्टिशियस एसेट होती है वो सेलेबल नहीं होती है। जैसे अगर हमने जो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं उनको हमने शो किया हुआ है, P&L का बैलेंस हमने शो किया हुआ है और वो लॉस को दिखाता है, ये हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाते हैं। लेकिन एसेट साइड में अगर एक्चुअल में जो हमारी एसेट है, जो हमारी टेंजिबल एसेट है वो अगर कम है, लेकिन अगर फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हमारी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एसेट्स एक तरह से शेयर होल्डर के लिए सिक्योरिटी का काम करती हैं। लास्ट में जब सब कुछ पे कर दिया जाता है, मतलब एसेट्स वगैरह को सेल करके, तो लास्ट में शेयर होल्डर को पे किया जाता है। लेकिन अगर एसेट साइड हमारी स्ट्रॉन्ग होगी
तभी वो शेयर होल्डर के लिए सिक्योर्ड होती हैं, ठीक है, उनके लिए सिक्योरिटी का काम करती हैं। लेकिन अगर एसेट साइड ही हमारी अच्छी नहीं शो हो रही है तो हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, सारी जितनी भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ करना होता है। तो इस कंडीशन में कई बार शेयर की वैल्यू को भी हमें डिक्रीज़ करना होता है ताकि दोनों का जो डिफरेंस है उसको बैलेंस किया जा सके। तो इस सिचुएशन को हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये एक्सरसाइज इज डन टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस को लेने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। लाइक इसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं और शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी सपोर्ट के बिना एक बिजनेस ऑपरेट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर हमें अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है, रिवाइव करना है, तो वहाँ पर इन सब के कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, इन सब की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनके कॉन्फिडेंस को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी मोटिव से कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती हैं। आगे हम बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन कितनी तरह का हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शंस मे बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल नाम से क्लियर है कि इसमें कंपनी इंटरनली खुद को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। और अगर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें कि जब कोई कंपनी अपने आप को खुद में अंदर से रिकंस्ट्रक्ट ना करके बाहर से, जहाँ पर एक्सटर्नल आउटसाइड रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है। इनको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस मीन अ recourse undertaking to make necessary changes in the capital structure of a company without liquidating the existing company। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी का वाइंड अप नहीं कर रहे हैं, रादर हम उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेब्ट एंड इक्विटी को लेते हैं, तो सिर्फ उन्हीं में चेंजेस आ रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, नीदर द एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, ना तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी वाइंड अप होती है, नोर इज ए न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, और ना ही कोई नई कंपनी बनती है। It is a scheme in which efforts are made to bail out the company from losses and put in profitable position। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिक मोटिव क्या होता है कि कंपनी के लॉसेस को मिनिमाइज करना होता है, जो लॉसेस हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाए हुए हैं, और कंपनी को एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन पर लेकर आना होता है, एक प्रॉफिटेबल पोजीशन पर हम लेकर आते हैं। Internal reconstruction of a company is done through the reorganization of share capital। It is scheme of reorganization। तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम होती है जिसमें जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको सेक्रीफाइस करना होता है, और ये वॉलंटियर सेक्रीफाइस होता है। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड ट्रेडिंग लॉसेस होती हैं, जो फिक्टिशियस एसेट होती हैं, उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड हमारे पहले की कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो फिर दोनों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमेशा एसेट एंड लायबिलिटीज़ का टोटल इक्वल होता है, तो हमें लायबिलिटी साइड में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो वो चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, हमें शेयर कैपिटल को भी रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है। शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के भी कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लाइक शेयर होल्डर को रीपे कर दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से वो सेक्रीफाइस करते हैं जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर होते हैं, और ये शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि एसेट में तो हम कम एसेट को दिखा रहे हैं, एक्चुअल में जो एसेट हैं, जो उनके लिए एसेट अवेलेबल है, वो कंपैरेटिवली कम है। तो उनको बैलेंस करने के लिए शेयर होल्डर को अपने शेयर की वैल्यू को कम करवाना पड़ता है, रिड्यूस करवाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इंटरनल का ऑपोजिट है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स द वाइंडिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, कि जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी वाइंड अप हो जाती है एंड रजिस्टरिंग itself into a new one after a rearrangement of its financial position। तो एक नई कंपनी बन जाती है जिसमें इसकी फिनेंशियल पोजीशन का रीअरेंजमेंट होता है। तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।
वन, वाइंडिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। पहला तो ये हुआ कि हम वाइंडिंग एग्जिस्टिंग कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, और सेकंड होता है कि कंपनी की जो फिनेंशियल पोजीशन है वो रीअरेंज होती हैं, हम दोबारा से उसको अरेंज करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसके लिए स्टेक होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से भी सैंक्शन लेना होता है। तो इसके अंदर जो कंपनी के डेबिट बैलेंसेस होते हैं P&L के, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है, फिक्टिशियस एसेट को बैलेंस शीट से एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड इसके बाद शेयर कैपिटल को भी हमें रीएडजस्ट करना होता है। तो इसको हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि कंपनी का वाइंड अप हो रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का वाइंड अप नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पर एक कंपनी वाइंड अप हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग कंपनीज की ही कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं एंड इज़ नॉट लिक्विडेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। कोई नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसका लिक्विडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, इसके अंदर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है और एक नई कंपनी, मतलब एक नई कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए ये कंपनी लिक्विडेट हो जाती हैं। नई कंपनी जो सेकंड बेस है डिफरेंस का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती है। देन इसके अलावा जो बैलेंस शीट के अंदर जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है उसमें क्या लिखा जाता है, एंड रिड्यूस्ड वर्ड होता है। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में इस तरह की टर्म का यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा और क्या डिफरेंस के बेसिस हो सकते हैं, कैपिटल रिड्यूस रिडक्शन। अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर कैपिटल रिड्यूस हो जाती हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिड्यूस नहीं होती हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोर्ट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन एक्सटर्नल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इस तरह का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी की जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं वो एक नई कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस सिचुएशन को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, क्या क्या ऐसे रीज़न है। रिड्यूस द डेट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो बेसिक पर्पस होता है वो डेट को कम करना होता है। इसके लिए डेट को ऑप्शन दी जा सकती है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, और एट ए डिस्काउंट उनको वो दिया जाता है। तो ये एक उनको एक बेनिफिट दिया जाता है। इसमें जो ऑथराइज शेयर होते हैं उनका नंबर भी हमारा पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। लास्ट आता है टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आती हैं तो उसको भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस पर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी में कैपिटल हमने ज़्यादा इन्वेस्ट करी हुई है, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर को एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शेयर कैपिटल को ज़्यादा अमाउंट पर दिखा रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस करने की वजह से नंबर ऑफ़ शेयर हमारे बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, और कम होने की वजह से जो पर कैपिटल इनकम है, पर शेयर की जो इनकम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने पढ़ा कि अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Thanks for watching the video.